Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing the lab session number 5, study and the performance of the refrigeration model with the load condition. I am merging the two lab session number 5 and 6. So here first of all we will do the working on the refrigeration model with the refrigerant R134A. This is the apparatus for the working. The base unit is same, the compressor, then the condenser, the buffer, and that is the filter. And after that, now the circuit will change a little bit. This is the refrigerant. Here we have actually this is the chamber where we have the output of our refrigerant cycle, and then this is the input for the compressor. Now if we move to the module for this apparatus, it works on the same lines. First of all, we have to turn on the condenser. As the condenser starts, the refrigerant begins to flow in the refrigerant cycle. Here these lines are shown the refrigerant cycle. Here we have two paths, one through this capillary and the second one is through the throttle valve. One of them operate once. First of all, you have to set the temperature of the chamber. This is the off condition. Now this works on the basis of the hysteresis. Like I have set here the set point 12 and the hysteresis is 2. So the range for this temperature is 12 plus 2 and the 12 minus 2. 12 plus 2 14, 12 minus 2 10. So now I am going to turn on this control. सबसे पहले जो है हम इसके ये जो वॉल है इसे भी ऑन कर देंगे, ताकि अगर क्वांटिटी की वजह से इसमें कोई कमी आ रही है रेफ्रिजरेशन को गेन करने के लिए, तो वो उसे कंप्लीट करेगा बफर के थ्रू। नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पे आपको मैंने बताया कि दो ऑप्शन हैं, फर्स्ट वी मूव थ्रू द कैपिलरी एंड द सेकेंड वन इज़ थ्रू द थ्रोटल वाल्व। तो दोनों में से किसी एक को आपने एक वक्त में ऑन करना है, फिर उसके बाद आपने कंट्रोल को ऑन करना है। कंट्रोल की जो वैल्यू आपने सेट की है वो ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कैपिलरी के थ्रू इस पाथ को कंप्लीट करूँ कि यहाँ से रेफ्रिजरेंट आए, फिर कैपिलरी से गुजरे, फिर उसके बाद जो है वो इसकी आउटपुट यहाँ पे हमारे पास गेन हो एवापोरेटर के तौर पे, और फिर उसके बाद आगे जाके कंप्रेसर में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल पैनल को ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो गया। ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर आप देखें इस चार्ट के ऊपर, पीएच चार्ट के ऊपर, तो पीएच चार्ट के ऊपर कोई वर्किंग नहीं आ रही, क्योंकि हमारा मेन जो कंपोनेंट है कंप्रेसर वो भी ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, इसमें भी हमने सिर्फ यही देखना होता है कि हमारा P1 और P2 का जो गैप है वो 6, 7 या 8 बार के करीब होना चाहिए। ये अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है अभी प्रेशर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी ऑन द कंप्रेसर, हमारे पास एवापोरेटर पे आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। अभी आप टेम्परेचर देखो एवापोरेटर से पहले, तो वो 34.3 शो हो रहा है। ठीक है, प्रेशर 8.73। तो अप्रॉक्सीमेटली थ्रू आउट द साइकिल प्रेशर जो है वो सेम ही है, और टेम्परेचर की वेरिएशन थोड़ी बहुत ही नज़र आ रही है हमें। तो अब हम कंप्रेसर ऑन करते हैं ताकि हम देख सकें कि इसमें क्या वेरिएशन आती है। जैसे ही मैंने कंप्रेसर ऑन किया, पीएच चार्ट की तरफ देखो, पीएच चार्ट में वेरिएशन आना शुरू होगी। ठीक है, अब हम कुछ देर तक वेट करेंगे कि जब तक इसका आपस का गैप P1 और P2 का गैप 7 या 8 बार तक ना हो जाए। ठीक है, तब जो है वो ये ऑपरेटर्स हमारे पास वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। और ये जो हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल है, इसका सिनेरियो बिल्कुल इस तरह, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ।
ये जो आपके पास चार्ट नज़र आ रहा है टेम्परेचर कंट्रोल वाला, चैम्बर टेम्परेचर कंट्रोल का, ये चार्ट एक्चुअली हमारे पास एक किस्म का ग्राफ है जो हमें ये बता रहा है कि किस रेंज के अंदर अंदर जो है हमारा टेम्परेचर की वेरिएशन आएगी। ठीक है, तो सेट पॉइंट एक्चुअली जो मैंने 12 सेट किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो 12 सेट पॉइंट है और हिस्टैरिसीस की वैल्यू है 2। तो 12 एक्चुअली हमारे पास ग्राफ में देखें तो ये हमारे पास 12 हुआ, 12 + 2 करें तो 14 और 12 में से 2 माइनस करें तो 10। और 14 और 10 की रेंज के अंदर जब तक रहेगा तो कंप्रेसर ऑफ रहेगा। जैसे ही 14 से ऊपर चला जाएगी टेम्परेचर तो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही 10 से नीचे चली जाएगी वैल्यू तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। ऑफ होगा कि जो अंदर हमारे पास जो भी हमने खाना रखा हुआ है गर्म, तो उसकी जो हीट है वो जो है वो चैम्बर के अंदर आए, चैम्बर से एवापोरेटर उसे लेके चला जाए। ठीक है, और 14 जो है 14 से जब वो टेम्परेचर इतना बढ़ता जाएगा कि 14 से ऊपर चला जाएगा 15 या 16, तो फिर 14 के फ़ौरन बाद ही जो है वो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, थ्रोटल वाल्व भी ऑन हो जाएगा। ये वाला इनमें से हमने जो भी ऑन किया हो, ये कैपिलरी ऑन की हुई है तो वो ऑन हो जाएगी, थ्रोटल वाल्व ऑन किया हो तो वो ऑन हो जाएगा। ये एक्चुअली दोनों बात ही हैं। कैपिलरी जो है वो 1 बाय 1 या कुछ टाइम के बाद जाके वो अपना पर्पस गेन करती है, थ्रोटल वाल्व के ऊपर हमारे पास फ़ौरन वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, तो आप देखें तो प्रेशर का जो गैप है P1 और P2 वो तकरीबन गेन हो चुका है, और सिमिलरली आउटपुट भी देख लें हम तो वो भी हमारे पास यहाँ पे गेन हो रही है। T5 जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी डाउन जा रहा है। ठीक है, तो प्रेशर की वेरिएशन भी आ गई है। और चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो हमें इस सेंसर से पता चल रहा है T7 से 32 पॉइंट समथिंग है अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी जो हमारे पास एवापोरेटर है, एवापोरेटर के साथ उन्होंने एक फ़ैन अटैच किया हुआ है ताकि ये एवापोरेटर की जो आउटपुट है या कूलिंग है वो इस चैम्बर के अंदर सारी रोटेट कर सके। तो मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, तो अब आप टेम्परेचर की वेरिएशन भी देखो T7 की, क्या वो जो है वो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो कूलिंग आई है उसे अब इन्वायरमेंट के अंदर हम, या यूँ समझो कि फ्रिज के अंदर वो कूलिंग जो है वो फेंक रहे हैं, ताकि फ्रिज के अंदर जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो ठंडी होना शुरू हो जाए। अब आपने एक चीज़ और नोट करनी है कि इसका जो T7 का टेम्परेचर है ये जैसे ही 10 से डाउन जाएगा तो उस टाइम क्या वेरिएशन आती है, 14 से अबव जाता है तो फिर क्या वेरिएशन आती है। ठीक है, तो अभी ये डाउन हो रहा है, 10 तक देखते हैं कि इसे 10 तक जाके इसके टेम्परेचर की क्या वेरिएशन आती है, ये पूरे सर्किट पे क्या वेरिएशन आती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आपने इस वाल्व के ऊपर अपनी नज़र रखनी है। ये वाला जो वाल्व है जैसे ही 10 से डाउन होगा ये ऑफ हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर जो है 14 से अबव चला जाएगा तो फिर ये दोबारा 10 से डाउन होगा तो ऑफ़ हो जाएगा, और 14 से अबव जाएगा तब भी ये ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है वाल्व, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास जो कंप्रेसर है वो भी ऑफ हो जाएगा। इस तरह हम इकोनॉमिकली अपने सिस्टम को जो है वो डेवलप कर रहे हैं कि जब इसकी ज़रूरत हो तब ऑन हो, और जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो उस टाइम उसे ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, हिस्टैरिसीस की वैल्यू कम रखोगे तो बहुत जल्दी ऑन ऑफ होगा, उस टाइम एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। हिस्टैरिसीस की वैल्यू कुछ ज़्यादा रखोगे 2 या 3 तो उससे क्या होगा कि आपका कंप्रेसर काफ़ी देर तक ऑफ रहेगा और जब इसकी ज़रूरत होगी तब ऑन होगा। ठीक है, अब आप टेम्परेचर पे नज़र रखें, चैम्बर के ऊपर जो टेम्परेचर हमारे पास शो हो रहा है 14.3 तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो अभी इसकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है। एक बात और नोट करो, ये T5 आपको नज़र आ रहा होगा कि नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव का क्या मतलब है, अब हमारे पास यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो होता है 134A, पर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर तो एयर के पार्टिकल्स मौजूद है ना, तो एयर के पार्टिकल्स जब इस पाइप से टकराते हैं तो वहाँ पे कूलिंग होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर के बाद जो है वो यहाँ पे भी आपको कूलिंग या बर्फ़ आइस वगैरह नज़र आएगी। ठीक है, T7 को देखो बार 12 पॉइंट तक पहुँच गया। जैसे ही 10 से डाउन होगा तो हमारे पास जो कैपिलरी वाल्व हमने ऑन किया हुआ तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो
8 हो गया, डाउन हो रहा है। जैसे ही ये 10 से डाउन होगा तो आपने इस कैपिलरी वाल्व को देखना है, ये भी ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि रेफ्रिजरेंट अब आगे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है तो फिर ये इसको कमांड देगा कंप्रेसर को, तो कंप्रेसर भी ऑफ हो जाएगा। कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो वो अपनी एनर्जी ज़ाया ना करे, तो वो क्या करेगा कि अब जो ठंडक उस चैम्बर के अंदर मौजूद है उसी ठंडक को हम यूज़ करेंगे कि हमारा कोई भी चीज़ अगर चैम्बर के अंदर मौजूद है तो वो ठंडी होना शुरू होगी, उसकी हीट जो ये देखो कि 10 से जैसे डाउन हुआ वो ये हमारे पास जो वाल्व है ये ऑफ हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अब हमारे पास तो ये अब लैब का अपरेटस है, इसमें हम खाना वगैरह तो नहीं रख सकते। ये तो ये 12 जो आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली ये हीटर है। तो अब मैं इस हीटर को, ये जो हीटर इसे मैं ऑन कर देता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी डेवलप हो, और उस एनर्जी से फिर क्या होगा कि यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या होगा, टेम्परेचर 14 से जैसे ही अबव जाएगा तो ये वाल्व जो हमारा बंद हो चुका था ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो गया। इसी की वजह से थोड़ी देर बाद कंप्रेसर भी वो भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा एक्चुअली कंट्रोल है हमारा कि हमने इस चीज़ पर किस तरह मतलब कि अपनी अपरेटस को एफिशिएंटली यूज़ करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कंट्रोल को थोड़ा सा ऑफ़ करता हूँ, फिर उसके बाद मैं वाल्व चेंज कर देता हूँ। पहले कैपिलरी चल रहा था, अब हम जो है वो थ्रोटल वाल्व ऑन करते हैं ताकि थ्रोटल वाल्व से जो टेम्परेचर वेरिएशन आएगी उससे भी देखें। कैपिलरी ये कुछ टाइम लेती है फिर जाके वेरिएशन शो करवाती है, थ्रोटल वाल्व जो है बहुत जल्दी वेरिएशन को शो करवा देगा। पर्पस दोनों का सेम ही है कि प्रेशर को डाउन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आओ तो यहाँ पे ये कैपिलरी वाला पाथ हो जाएगा और ये दूसरा जो है हमारे पास ये थ्रोटल वाल्व का पाथ हो जाएगा। अब आपको वहाँ पे टेम्परेचर -7 पॉइंट समथिंग नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब अगर एयर टकराएगी तो उसमें वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बर्फ़ बन जाएंगे। तो ये पाइपलाइन पे देखो आप, बाकी के ऊपर तो उन्होंने इंसुलेशन कर दिया, ये थोड़ा सा छोड़ दिया ताकि आप इसको देख सको कि ये कहाँ पे, यहाँ पे जो है वो कूलिंग भी हो रही है, बर्फ़ जम रही है। ठीक है, तो ये शीशे पे भी अगर आप देखो हमारे पास जो चैम्बर है, चैम्बर में भी हमारे पास यहाँ पे ये कूलिंग शो हो रही है। ठीक है, ये हमने हीटर को ऑन किया हुआ है A1 को, उसका इफेक्ट जो है वो इधर आ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो अंदर जो है चैम्बर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, या यूँ समझो कि एवापोरेटर की आउटपुट यूज़ हो रही है हीटर के ऊपर। ठीक है, अब इस पूरे अपरेटस के अंदर दो चीज़ें और बताने वाली हैं। एक ये सब कूलिंग है, ये आप देखो, और एक आपके पास है ये सुपर हीटिंग। ठीक है, ये दोनों किस लिए परफॉर्म की जा रही होती हैं। सुपर हीटिंग होती है कंप्रेसर से पहले और सब कूलिंग होती है एक्सपेंशन वाल्व से पहले। ठीक है, इधर आओ, अगर हम आइडियली देखें तो आइडियली हमारे पास जो है वो ये सिचुएशन होती है कि बिल्कुल हमारे पास सैचुरेटेड जो वेपर लाइन है वहीं से कंप्रेसर की इनपुट स्टार्ट हो। ठीक है, और कंडेंसर की एक्सपेंशन वाल्व की इनपुट स्टार्ट हो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे। बट इन एक्चुअल सिनेरियो होता क्या है कि यहाँ से 1 से 1 तक जो है वो सुपर हीटिंग करते हो और 3 से 3 तक आप सब कूलिंग कर देते हो। दोनों का पर्पस तो एक ही है कि रेफ्रिजरेशन के इफ़ेक्ट को बढ़ाया जाए। अगर आइडियल सिनेरियो देखा जाए तो उसमें रेफ्रिजरेशन का इफ़ेक्ट जो है वो कम होगा। ठीक है, और अगर हम देखें इस ग्राफ को
तो इसमें जो है वो रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट यहाँ से लेकर 1 डैश से लेकर 1 तक बढ़ चुका है इस साइड से। सिमिलरली 3 डैश से 3 तक ऊपर से सब कूलिंग की वजह से भी बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये एक्चुअली सब कूलिंग है और ये हमारे पास थ्रॉटल सुपर हीटिंग है। सब कूलिंग 3 डैश टू 3 सब कूलिंग हो रही है, 1 डैश टू 1 सुपर हीटिंग हो रही है। दो सब कूलिंग जो है बिफोर द एक्सपेंशन वाल्व है, सुपर हीटिंग बिफोर द कंप्रेसर है। सब कूलिंग सब कूल्ड रीजन में होगी, लिक्विड फॉर्म में ही हमारे पास एक्सपेंशन हो, जितना भी रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड फॉर्म में उसकी एक्सपेंशन हो। और सुपर हीटिंग करने का पर्पस ये है कि कंप्रेसर के इनलेट के ऊपर सारे के सारे वेपर्स आने चाहिए, लिक्विड पार्टिकल्स ना हो। इससे एक तो ये होगा कि इन कंपोनेंट्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कंप्रेसर की भी और एक्सपेंशन वाल्व की भी। और दूसरा ये होगा फ़ायदा कि इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पूरा सिस्टम का बढ़ जाएगा, टू इंक्रीज़ द COP ऑफ द सिस्टम। ये थी pH डायग्राम, और इसी को अगर मैं TS डायग्राम के ऊपर ड्रा करूँ तो ये इस तरह ड्रा होगी। ठीक है, अब ये P प्रेशर ऑफ द कंडेंसर और ये प्रेशर ऑफ द वेपोरेटर। तो ये प्रेशर लाइन है TS डायग्राम के ऊपर, और ये हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और ये हमारे पास 3 डैश टू 3 जो है वो सब कूलिंग होगी, 1 डैश टू 1 सुपर हीटिंग होगी। पर्पस दोनों का यही होगा कि रेफ्रिजरेशन के इफ़ेक्ट को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी वेरिएशन जो है वो आप इधर भी देख सकते हो। इस तरह का मतलब कि हमारे पास ग्राफ डेवलप होगा। यहाँ पे देखो अब आपको कि एक्चुअली हमारा जो 3 पॉइंट है वो एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा आ गया है। तो ये सब कूलिंग हो रही है, और इसी तरह हमारा यहाँ पे देखा जाए पॉइंट, तो यहाँ पे सुपर हीटिंग हो रही है। तो ये इस सेपरेटर्स के अंदर सब कूलिंग और सुपर हीटिंग दोनों परफॉर्म की गई हैं, ताकि हमारे पास जो है वो रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट वो ज़्यादा नज़र आए। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन हो गया। तो इसका भी हम इसी तरह COP कैलकुलेट करेंगे। COP का जो फार्मूला था हमारे पास कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ओवर वर्क ऑफ द कंप्रेसर। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन टर्म ऑफ एंथैल्पी में लिखूं तो वो हमारे पास आ जाएगा H1 माइनस H3 या फिर H4, दोनों ठीक है क्योंकि H3 और H4 एक ही चीज़ है। और वर्क ऑफ द कंप्रेसर होगा H2 माइनस H1। तो इस तरह आप इसकी भी COP कैलकुलेट करोगे। टेम्परेचर और प्रेशर आपको बता देते हैं अभी। टेम्परेचर और प्रेशर लिखना, ये हमारे पास सैंपल रीडिंग है विद नो लोड कंडीशन। इसका मतलब ये है कि हमने हीटर जब ऑफ़ किया हो उस टाइम ये कंडीशन होगी। ठीक है, अगर हीटर ऑन किया हो उस टाइम क्या कंडीशन होगी, वो वैल्यूज़ ये हैं। ठीक है, तो अब जो इस टाइम हमारे पास प्रेशर आ रहा है वो भी हम लिख देते हैं, हिस्टैरिसीस की वैल्यू भी हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस प्रेशर जो थे वो ये थे, अब इसके साथ ही हम जो है वो आपके प्रेशर लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे P1 की वैल्यू आ रही है 1.88 बार, और P2 हमारे पास है 10.90 बार, और टारगेट टेम्परेचर हमने कितना रखा, 12 रखा, या सेट पॉइंट समझो ये 12 है हमारा, 12 डिग्री सी। और हमने फिर हिस्टैरिसीस की वैल्यू कितनी रखी, 2। ठीक है, तो ये भी हम मेंशन कर दिए। अब T1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 35.3 डिग्री, और T2 हमारे पास है 60.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और T3 हमारे पास आ रहा है 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और T4 हमारे पास आ रहा है 41 माइनस 8.8। T4 सर ये 41 नहीं, वो 5 चेंज किया है ना, 5-6 है। हाँ ऐसे 5 कर दिया, 6 कर दिया, 6 है। T5 हमारे पास आ रहा है माइनस 8.6। ठीक है, और T6 हमारे पास आ रहा है 13.3। अब
ये जो अभी की रीडिंग्स हैं वो मैंने भी आगे लिख दी हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास हिस्टैरिसीस की वैल्यू, टारगेट टेम्परेचर। अब आपने क्या करना है, टेम्परेचर और प्रेशर को यूज़ करते हुए एंथैल्पीज़ कैलकुलेट करनी है। फिर उसका आपने जो है वो पीएच डायग्राम ड्रा करनी है और उसकी सीओपी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये जो लैब सेशन है वो कंप्लीट होता है। इसमें सुपर हीटिंग और सब कूलिंग थी तो वो भी आपको बता दी गई है। ठीक है, इस तरह 3/3। ठीक है, जनरली जो मैंने डिस्कस की हैं चीज़ें। और यहाँ पे जो ऑपरेटर्स पे वैल्यूज़ हैं वो चेंज भी हो सकती हैं। सुफिक्स की वैल्यू, ठीक है, सुफिक्स की वैल्यू यानी कि T4 की बजाय उसने T5 कंसीडर किया हो। ठीक है, बाकी जो थ्योरी है उसमें मैंने जो थोड़ा सा रेफ्रिजरेशन के साथ साथ रेफ्रिजरेंट के फैक्ट उसकी एप्लीकेशंस को भी यहाँ पे पुट किया है कि सबसे पहले तो यही था कि जिस तरह फूड को हमने प्रिजर्व करना उसके लिए रेफ्रिजरेशन की जाती है। कोल्ड शेडिंग हो, मटेरियल मतलब कि लो टेम्परेचर के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज़ और शो करे, हाई टेम्परेचर के ऊपर और शो करे। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे जो रिक्वायर्ड होती हैं तो वो भी रेफ्रिजरेशन के ज़रिए गेन की जाती हैं। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी कंक्रीट जो है वो हार्डन हो जाता है अगर उसे उस टाइम जिस टाइम मिक्सिंग की गई होती है उस टाइम टेम्परेचर बड़ा होता है। फ़ौरन उसके बाद जब हम कोई भी चीज़ उसका कॉलम वगैरह बना लेते हैं तो उसे कूलिंग प्रोवाइड करनी होती है ताकि उसमें क्रैक्स वगैरह डेवलप ना हो। तो क्रैक्स को रोकने के लिए भी हम रेफ्रिजरेशन करते हैं। उसका सिंपल तरीका तो यही होता है कि लोग पानी वगैरह मार देते हैं, ठीक है, बोरी के ऊपर, तो उससे भी कूलिंग रहती है तो हमारे पास क्रैक्स डेवलप नहीं होते। तो वो भी एक्चुअली रेफ्रिजरेशन की ही एप्लीकेशन है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक इक्वेशंस हैं तो ये बता चुके हैं पहले। और ये रेफ्रिजरेशन की कुछ प्रॉपर्टी है कि रेफ्रिजरेंट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी एनवायरमेंटल कंपैटिबल। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए हैजर्ड्स ना हो। ठीक है, इट शुड नॉट बी फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अगर ये 0 पे फ्रीज़ हो जाएगा फिर क्या होगा कि अंदर ही रेफ्रिजरेंट पार्टिकल जो हैं वो लाइनों को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन का जो इफेक्ट हम गेन करना चाहते हैं एवापोरेटर पे वो गेन नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट जो होता है यही है कि उसका लीकेज जो है वो डिटेक्टेबल हो। अगर वो लीक हो जाता कई लाइन के थ्रू तो वो भी हम इजीली डिटेक्ट कर सकें उसके कलर से या उसकी खुशबू से। ठीक है, इस तरह फिर आपने इसका ग्राफ डेवलप करना होगा जिसमें सब कूलिंग और सुपर हीटिंग दोनों नज़र आनी चाहिए। ये जो मैनुअल है वो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जो CR को मेल कर दूंगा, वो आपको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, और जो वीडियो है वो हमारे जो यूनिवर्सिटी का ग्रुप है उसके ऊपर होगी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, ओपन कोर्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर वीडियो होगी। और जो मैनुअल है वो आपके CR के थ्रू आपके तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। आपने जो है वो ग्राफ जो यूज़ करना है वो यही है, R134A वाला, R134A वाला ग्राफ होगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने उसके जो है वो पीएच डायग्राम डेवलप करनी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।